तो भारतीय जनता पार्टी ने 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 150 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 2 पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को टिकट दिया गया है। कुछ केंद्रीय मंत्रियों को टिकट ज्यों का त्यों रिपीट हुआ है। कुछ चौंकाने वाले फैसले भी हुए हैं, जिस तरीके से गुना से केपी सिंह यादव, कृष्णपाल सिंह यादव, जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उनको चुनाव हराया था। और केपी सिंह यादव लगातार कहते रहे कि वो गुना से ही चुनाव लड़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस क्षेत्र में जाने पर वो एतराज जताते थे। उन केपी सिंह यादव का टिकट काट दिया गया है। भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काट दिया गया है। आलोक शर्मा भोपाल के महापौर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के खास सिपह सलार रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आलोक शर्मा को भोपाल से टिकट दिया गया है। इसी तरीके से हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो दुर्ग की रहने वाली, राज्यसभा भी गई है, दुर्ग से सांसद भी रही हैं, सरोज पांडे को बहुत दूर जो है कोरबा से टिकट दिया गया है। सरोज पांडे जो दुर्ग की हैं, उनको कोरबा से टिकट दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल को भी संसद का रास्ता दिखाने के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकटों का जो गणित लगाया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। यदि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखते हैं, कई नए उम्मीदवार उतारे हैं तो कई पुराने उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, जो पुराने लोकसभा में सांसद रहे हैं उनको टिकट दिया। मध्य प्रदेश की बात करें तो जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो 2 सांसद चुनाव हार गए थे, उनमें से एक केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी थे, उनको फिर से टिकट मिल गया है। सतना से गणेश सिंह को टिकट दिया गया है, तो वहीं मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर यदि हम यहाँ देखते हैं तो शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से चुनाव लड़ाया गया है। भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काट दिया गया है। रतलाम से भी जो सांसद हैं उनका टिकट काट दिया गया है। वहां से मध्य प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं, वन मंत्री हैं नागर सिंह चौहान, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। इस मामले पर हम और चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी। तो खिलावन जी, स्वागत है आपका। आपने देखा किस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और ये अभी भी जारी है, हम देख रहे हैं, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। लेकिन हम यदि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखते हैं तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए हैं। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर उम्मीदवार डिक्लेयर हुए हैं। कैसे देखते हैं शिवराज सिंह चौहान का विदिशा से चुनाव लड़ना और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनाव लड़ना? हो गया। देखिए, निश्चित रूप से प्रभु जी, जो लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और ये 1-2 दिन में तो लगातार ये खबरें आ रही थी हम लोगों तक छन के कि 1-2 दिन में ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। और मुझे लगता है कि हम लोग तो 100-125 का अनुमान लगाए थे, लेकिन 195 सीटों की घोषणा की गई है भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से। और पीसी अभी चल ही रही है, संभवतः जो दिल्ली से पीसी में नाम घोषित किए जा रहे हैं वो अभी जारी है। और उसमें मध्य प्रदेश के 29 में से 24 सीटों की घोषणा की गई है। अभी मैं गणना तो नहीं कर पाया हूं कितने लोगों की टिकट काटी गई है, लेकिन विदिशा से टिकट काट के जो पहले सांसद थे उसकी टिकट काट के शिवराज सिंह चौहान को वहां से लाया गया है। रमाकांत भार्गव शिवराज सिंह चौहान के टिकट काट के हनुमान कहे जाते थे। बिल्कुल उसी तरह से राजधानी भोपाल में भी टिकट काट के, प्रज्ञा भारती की टिकट काट के पूर्व महापौर आलोक शर्मा का नाम लाया गया है सामने, उसको टिकट दी गई है। गुना में संभावना थी, बहुत कांटे की टक्कर चल रही थी दोनों में कि कौन इसमें जो है टिकट लाने में सफल हो जाएगा। तो केपी यादव को ड्रॉप किया गया है, इस बार उनको रोक दिया गया है और गुना से सिंधिया को फिर से टिकट दिया गया है, क्योंकि वो पिछली बार जब लड़े थे पिछले लोकसभा तो कांग्रेस की टिकट से लड़े थे, लेकिन इस बार उसे भाजपा से टिकट दिया गया है। भरत सिंह कुशवाहा को पूर्व मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, पूर्व मंत्री रहे भरत सिंह कुशवाहा, उनको बिल्कुल ग्वालियर से टिकट दिया है, खिलावन गई है। हाँ हाँ हाँ।
इसी तरह दर्शन सिंह चौधरी होशंगाबाद से चौधरी किसान नेता हैं, दर्शन सिंह चौधरी अध्यक्ष हैं वर्तमान में जी। और लगातार किसानों के हितों में संघर्ष करते रहते हैं। मैं तो व्यक्तिगत रूप से उनको जानता भी हूँ। उनका पूरा जीवन किसानों के लिए संघर्ष करने में बीता है और 3 साल पहले ही वो भाजपा में शामिल हुए थे और भाजपा में शामिल होने के बाद उनको मध्य प्रदेश किसान मोर्चा, भाजपा किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया था। तो मुझे लगता है कि उनको भी एक किसान को, चूंकि देखिए मोदी जी 4 तरह के लोगों को के भलाई के लिए काम करने की बात बार बार कहते हैं, महिला, किसान, युवा और गरीब। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से 28 महिलाओं को 195 में से 28 महिलाओं को टिकट दिया गया है पूरे भारत में, तो मुझे लगता है कि एक तरह से इस तरह के उनकी जो परिभाषा है, इस तरह से जो उनकी सोच है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास टिकट वितरण में भी किया गया है, ऐसा मुझे लगता है। कई लोग, चलिए हमारे साथ देवदत्त दुबे जी भी जुड़ गए हैं। खिलावन जी, दुबे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। दुबे जी, ये जो टिकटों की बात है, मैं देख रहा हूँ आप बड़े व्यस्त होकर देख रहे हैं, एक एक सीट का विश्लेषण आपने कर लिया होगा। पहली सीट से बात करते हैं, मध्य प्रदेश की पहली सीट मुरैना। नरेंद्र सिंह तोमर वहां से पिछला चुनाव लड़े थे। नरेंद्र सिंह तोमर की सीट मानी जाती है। मुरैना से ही वो विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, विधायक बने हैं और उसके बाद अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं। उस सीट पर जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है वो एक बार सिर्फ मध्य प्रदेश में विधायक रहे हैं, वो भी नरेंद्र सिंह तोमर ने ही उनको टिकट दिया था, उनकी कृपा से, शिवमंगल सिंह तोमर, जो कि खास उनके हनुमान पट्टे माने जाते हैं। तो ये जो टिकटों का जो वितरण है, यदि हम इसको देखते हैं मध्य प्रदेश का खासकर, तो क्या जो बीजेपी ने एक नमो ऐप पे सर्वे कराया था, तमाम थर्ड पार्टी एजेंसी से सर्वे कराया था, प्रदेश नेतृत्व से फीडबैक गया, सारी चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ टिकट नेताओं के प्रभाव में दिए गए हैं। क्या आप शिवमंगल सिंह तोमर के टिकट हो, चाहे भोपाल से आलोक शर्मा का टिकट हो, चाहे और भी टिकट, वो अनीता नागर सिंह चौहान का टिकट देख ले, रतलाम से जीते हुए थे, लगातार विधानसभा विधायक भी बने थे वो, और डामोर जी और सांसद का चुनाव भी जीते थे पिछली बार, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। तो क्या यहाँ कहीं ना कहीं प्रदेश के नेताओं की भी चली है जो उनके समर्थकों को टिकट मिल गया? बिल्कुल, जिस तरह की पूरी सूची आई है तो आप देखेंगे कि केंद्र और राज्य का समन्वय दिख रहा है। शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से, बीडी शर्मा को खजुराहो से और नरेंद्र सिंह तोमर का ही टिकट माना जाएगा मुरैना में। उनकी जिताने की जवाबदारी भी उन्हीं की होगी। कुछ सीटें ऐसी थी प्रभु जी की विधानसभा चुनाव में, जब वोटों की आप जोड़ेंगे तो 5 सीटें लोकसभा की ऐसी थी जिसमें कांग्रेस के वोट ज्यादा थे और 5 पर ऐसी थी कि बहुत कम अंतर था। इसलिए पार्टी ने बहुत अधिक प्रयोग नहीं किए हैं। आजमाए हुए नेताओं को या उनके द्वारा जो अनुशंसित किए गए उनको टिकट दिया है, जिससे कि चुनाव जहां पर वोट परसेंटेज कम हुआ उनको वोट परसेंटेज बढ़ाने में मदद मिले। और स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय नेतृत्व इस बार कोई उसमें नहीं रहना चाहता गलतफहमी में, वो पूरा वोट प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास में। इसलिए प्रदेश के नेताओं को अच्छा खासा महत्व मिला है। बीच में बहुत चर्चा थी कि बहुत टिकट बदले जाएंगे, एक समय तो ऐसा आया कि 20 टिकट बदले जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बदलने जी बिल्कुल। देवदत्त जी, आपके पास आऊंगा। हमारे पास छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र जी जुड़े हुए हैं। नागेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ में जो 11 की 11 सीटों पे टिकट दिए गए हैं, एक नज़र में सरसरी तौर पर आपने जो देखा होगा, क्या दिखता है आपको? बड़े चेहरे यदि हम देखते हैं तो सरोज पांडे, ब्रजमोहन अग्रवाल जैसे चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जो कि मंत्री हैं, उनको वहाँ से रायपुर से टिकट दिया गया। रायपुर उनका परंपरागत गढ़ रहा है, लेकिन सरोज पांडे को दुर्ग से कोरबा शिफ्ट कर दिया गया है। कैसे देखते हैं? तोरण साहू को टिकट दिया गया है बिलासपुर से, तो कुछ टिकट रिपीट भी हुए हैं, कैसे देखते हैं इसको? नागेंद्र जी, आवाज मिल रही है? म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए आपका मोबाइल। नागेंद्र जी, आवाज मिल रही है? चलिए हम वापस चलते हैं। हाँ देवदत्त जी, बताएं। सागर से लता आपके सागर से लता वानखेड़े को टिकट दिया गया है, जो कि कभी सरपंच रही हैं मकरोनिया की।
महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं और अब जो है संसद में पहुंचेंगी। तो ये जो मोदी जी का जो बीजेपी जो एक तरीके से चल रही है कि यदि जबलपुर की पार्षद सुमित्रा वाल्मीकि राज्यसभा में पहुंच सकती हैं तो आप सागर की सरपंच रह चुकी लता वानखेड़े भी संसद का रास्ता देखते हुए दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, लता वानखेड़े मकरोनिया ग्राम पंचायत की जब सरपंच थी तो वो 3 बार चुनाव जीती, वहाँ सरपंच का चुनाव, और भी वो लगातार सक्रिय रही। महिला मोर्चा के माध्यम से महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही, राज्य महिला आयोग की भी अध्यक्ष थी वो। तो उनकी जो सक्रियता थी उसको उनको पुरस्कार दिया गया और कई बार उनका नाम चला विधानसभा के लिए। अभी राज्यसभा में भी आपने देखा होगा कि राज्य की ओर से उनका नाम भी गया था माया नारोलिया के साथ। तो जब उनका राज्यसभा का टिकट कटा था तब भी ये कहा जा रहा था कि हो सकता है आपको लोकसभा मिले। तो पूरी संभावना थी कि संघर्ष वो इस बार। चलिए दुबे जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, टिकट बढ़ गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, जो खुद भोपाल से टिकट चाह रहे थे, ऐसी चर्चा थी, लेकिन मिला उनको वापस खजुराहो से। पूरे देश के अंदर 195 उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने की है। मध्य प्रदेश के 29 में से 24 लोकसभा के प्रत्याशी आज घोषित हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि अच्छे कार्यकर्ता जिन्हें टिकट आज 24 उम्मीदवार घोषित हुए हैं, हमें विश्वास है कि आज जो घोषित हुए हैं वो 24 की 24 सीटें तो हम ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे ही, और 29 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के अभी 5 लोकसभा प्रत्याशी अभी और पेंडिंग हैं, तो मुझे लगता है कि जल्दी ही वो घोषित होंगे और 29 की 29 सीटें जीत करके इस बार मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झोली में 29 कमल के फूल ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल करके प्रधानमंत्री जी को देंगे। चलिए, आपने सुना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को। खिलावन जी, नागेंद्र जी हम हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार नागेंद्र जी के पास छत्तीसगढ़ चलते हैं। नागेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादिर टीवी पर। और नागेंद्र जी, छत्तीसगढ़ के 11 टिकट घोषित कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। पिछले बार 9 सीटें जीती थी बीजेपी 11 में से, और बीजेपी को ये उम्मीद है कि अब की बार वो 11 की 11 जीत लेगी। शायद यही गणित है कि सरोज पांडे को दुर्ग से कोरबा शिफ्ट किया गया है, ब्रजमोहन अग्रवाल जो मंत्री हैं सरकार में उनको टिकट दिया गया है। बाकी टिकटों को आप कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़ के? क्या बीजेपी अपने संकल्प को पूरा कर पाएगी? मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद जी बीजेपी बहुत सोच समझ के रणनीति बनाई है और वो दृढ़ संकल्पित है कि इस बार 9 के बदले पूरे 11 ही सीट वो पता करके टिकट कार्ड भी दिए ना, वो बदल दिए, प्रत्याशी भी बदल दिए हैं बीजेपी ने। यहाँ भी ऐसा लगा है कि यहाँ पे प्रत्याशी जो है उनके खिलाफ माहौल बना है, या उनको जनता जो है उनके कामकाज को लेके कहीं पर नकारात्मक हो सकती है, वहां उन्होंने बकायदा बदलाव किया है। मुझे लगता है कि ये पैटर्न जो है विधानसभा में भी था, नए लोगों को जहां जहां उन्होंने अवसर दिया निसंदेह उसमें जीत हासिल हुई है। अब रायपुर की बात करें तो रायपुर में उन्होंने ब्रिजमोहन अग्रवाल जो एक बहुत ही तेज तर्रार विधायक है, संयुक्त मध्य प्रदेश के समय में भी वो उत्कृष्ट विधायक थे और वो लगातार बेहतर परफॉर्मेंस लगाते आए हैं, तो नेचुरल पर उन्होंने उनको प्रत्याशी बनाया ताकि वो यहाँ की आवाज जो है संसद में भी उसी तरीके से उठा सके। तो छत्तीसगढ़ पे एक आम तौर पे कांग्रेस हमेशा बोलती थी कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो संसद में छत्तीसगढ़ की समस्याओं को, यहाँ के मुद्दों को लेके मुखर नहीं होते। तो ये कह सकते हैं इस बार की। दूसरी तरफ आप कोरबा में देखिएगा तो कोरबा बहुत मजबूत सीट है, वहां से उन्होंने अब सरोज पांडे को अवसर दिया है, जो कि अपने आप में राष्ट्रीय स्तर पे अपनी एक पहचान रखती हैं, और उनको मुझे लगता है कि वहां से उतारना बीजेपी की एक कुशल रणनीति का हिस्सा है। इसी तरीके से बस्तर और सरगुजा में भी उन्होंने अच्छी पैठ बनाई है। चिंतामणि महाराज को सरगुजा से
टिकट देके उन्होंने एक तरीके से कह लीजिए कि बहुत ही अनोखा सा एक दांव खेला है, जिसका फायदा उनको मिल सकता है सरगुजा में भी। सरगुजा में वैसे भी बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में माहौल जो है वो लगातार बना हुआ है, तो इसका फायदा उनको निसंदेह मिलेगा। तो ये रणनीति का हिस्सा है। जी बिल्कुल, मैं आपके पास फिर से आऊंगा नागेंद्र जी। तो सुना आपने खिलावन जी, छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट काफी मजबूत सीट है भारतीय जनता पार्टी की। मोदी का नाम चल रहा है, मोदी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन जो बड़े कद की नेता हैं सरोज पांडे, उनको कोरबा से टिकट दिया गया। ये छत्तीसगढ़ का हाल है। शायद कहीं ना कहीं कुछ डबका दिखाई दे रहा था, इसलिए एक बड़े कद को अपनी सुरक्षित सीट से उतारा। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में तो माहौल ही भाजपा में दिखाई दे रहा था पिछले कई चुनाव से। 2012 का चुनाव 9 का चुनाव छोड़ दें तो जब 12 सीटें कांग्रेस को मिली, उसके पहले और उसके बाद तो पूरा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देता है लोकसभा के लिहाज से। 14 में 27 सीटें मिली, अभी 19 में 28 सीटें मिली और अब 29 की 29 जीतने का लक्ष्य लेके बीजेपी चल रही थी, लेकिन टिकट काट दिए 6 लोगों के। सागर से राज बहादुर सिंह का टिकट काट दिया, गुना से केपी सिंह यादव का टिकट काट दिया, रतलाम से जीएस डामोर का टिकट काट दिया, भोपाल से प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काट दिया, जिनने दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता को 3,64,000 वोटों से हराया था। रमाकांत भार्गव का विदिशा से टिकट काट दिया, वो तो शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से दिल्ली पहुंचाने की नीयत से देखा जा सकता है। तो ये जो 6-7 टिकट बीजेपी को काटने पड़े हैं सुरक्षित स्थिति होने के बावजूद, इसको कैसे देखते हैं खिलावन जी? देखिए, निश्चित रूप से आप जो कह रहे थे प्रभु जी कि भाजपा में है मध्य प्रदेश, तो निश्चित रूप से भाजपा के जो प्रयास हैं, निरंतर प्रयास है, निरंतर फील्ड में उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, निरंतर बैठकें हो रही हैं प्रदेश मुख्यालय में, केंद्रीय नेताओं का निरंतर सतत जो है यहाँ सतत निगरानी रखी जा रही है केंद्रीय नेताओं के द्वारा। तो मुझे लगता है कि इन सब के कारण भाजपा में लगभग इस लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है मध्य प्रदेश को। लेकिन हाँ, इसके बावजूद 6-7 टिकट पुराने 24 में से पुराने सांसदों का काट देना एक बड़ी बात हो सकती है। इसी तरह से जो जैसे मुरैना है, होशंगाबाद है, जबलपुर है, दमोह है, सीधी है, इन स्थानों पर जो पिछले चुनाव लड़े थे, जो अब विधानसभा के चुनाव में जीते और उसमें से कुछ को मंत्री, मुरैना के नरेंद्र सिंह को तो विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, तो उनके स्थानों पर जो नए चेहरे दिए गए हैं वो भी बहुत अच्छे चेहरे कहा जा सकता है। और जिन लोगों की टिकट काट के नए चेहरे दिए गए, चाहे सागर में हो, चाहे विदिशा में हो, चाहे भोपाल में हो, चाहे रतलाम में हो, मुझे लगता है कि इन सबको बेहतर तरीके से सोच समझ के बहुत तोल मोल के इन नामों को अंतिम किया गया है। लेकिन प्रभु जी, सबसे आश्चर्यजनक बात मुझे ये लग रहा है इस पूरी सूची में, 24 लोगों की सूची में, कि सतना से गणेश सिंह को विधानसभा लड़ाया गया था, वे हार गए थे और पूरी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि सतना से गणेश सिंह का टिकट इस बार कटेगा, लेकिन उसको फिर से पुनः टिकट दिया गया है। इसी तरह आप मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए थे पिछले विधानसभा के, तो लग रहा था कि 2 तरह के क्राइटेरिया की, जो चुनाव हार गए हैं और जो 5-6 बार से लगातार सांसद बन रहे हैं, उनके टिकट काटने की बात हो रही थी, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते को भी रिपीट किया गया है। इसी तरह से टीकमगढ़ छतरपुर की बात यदि कहें तो वीरेंद्र कुमार खटीक को, जो कई बार चुनाव जीतते आए हैं, उनको भी रिपीट किया गया है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि महिलाओं का, युवाओं का, किसान का, पुराने का, नए का एक समन्वय बनाने का प्रयास इस टिकट वितरण में किया गया है। और बहुत मुझे लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत कई दौर पे चर्चा के बाद, इस तरह के मंथन के बाद जो इस तरह के नाम सामने आए हैं, जो निश्चित रूप से भाजपा के जो 29 सीट जीतने का सपना है उसको साकार करने की दृष्टि से एक भाजपा का बढ़ाया गया कदम है, जिसमें इस तरह के निर्णय लिए गए हैं। जी चलिए, भाजपा का जो है संकल्प सिद्ध करने का कदम दिखाई दे रहा है। देवदत्त जी, 195 प्रत्याशी घोषित किए गए, इसमें 28 महिलाएं हैं, महिला आरक्षण बिल देने वाली सरकार की तरफ से 47 युवा हैं। युवाओं पर राहुल गांधी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जातिगत जनगणना की जो बात कर रहे हैं, उस क्राइटेरिया को यदि हम देखते हैं तो
ओबीसी वर्ग से जो है इसमें 18 टिकट दिए गए, माफ कीजिए 57 ओबीसी टिकट दिए गए हैं, 18 एसटी के टिकट दिए गए हैं ट्राइबल को, और 27 एससी को टिकट दिए गए हैं। और यदि हम देखते हैं तो 66 जनरल के टिकट हैं। देवदत्त जी, आवाज मिल रही है जी? 66 जनरल के टिकट दिए गए हैं। जातिगत जनगणना की काट करने वाला टिकट यदि दिखाई दे रहा है। आवाज, आपको आवाज आ रही है देवदत्त जी? लगता है कोई, लगता है हम आएंगे देवदत्त जी आपके पास, टेक्निकल इशू है। हम चलिए हम देख लेते हैं सुषमा स्वराज जी, जो कि अपने विदिशा से सांसद भी रही हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, उनकी बेटी और जो बीजेपी प्रवक्ता है बांसुरी स्वराज क्या कह रही हैं इस टिकट वितरण पर, सुनिए आप। देखिए, हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीति, क्योंकि मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी होती है गारंटी पूरे होने की गारंटी। और मैं जानती हूँ कि भारत की जनता को इतना अटूट विश्वास है मोदी जी की एक एक विकास की नीति पे कि हम इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। चलिए देवदत्त जी, मेरा जो सवाल आपसे था कि 195 प्रत्याशियों में से यदि हम जातिगत मुद्दे को देखते हैं, जो राहुल गांधी जिस जातिगत जनगणना की या जातिगत भेदभाव की बात को लेकर आज मध्य प्रदेश प्रवेश कर चुके हैं, यहाँ भी उन्होंने मुरैना में अपना भाषण वही दिया है। 66 जनरल को टिकट दिए हैं, 66, 57 ओबीसी को टिकट दिए हैं, 18 एसटी को हैं, 27 एससी को हैं। तो ये जो बीजेपी ने जो जातिगत जो जनगणना का जो दांव है उसकी काट करने का भी यहाँ पर कहीं ना कोई रास्ता निकाल लिया है, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या राहुल गांधी से डरकर इस तरीके का टिकट वितरण किया गया है या कोई और इसके पीछे फैक्टर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल प्रभु जी, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भी जब आरक्षण की बात पिछड़े वर्ग को कांग्रेस ने उठाई थी, अपने वचन पत्र, संकल्प पत्र में शामिल किया था, तब भी भाजपा ने उस का सर्जरी की थी, उस जाति समीकरणों की। और अब लोकसभा चुनाव में भी, क्योंकि कोई भी वो मुद्दा छोड़ना नहीं चाहते जिसपे उनको सुरक्षात्मक आना पड़े। तो आज यदि वो जाति की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में बीजेपी यही तर्क देती कि हमने ओबीसी के मुख्यमंत्री लगातार हम दे रहे हैं और हमने प्रत्याशी भी ओबीसी दिए, क्योंकि जातिगत जनगणना का एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था। और यदि बीजेपी उसकी काट नहीं करती तो विधानसभा में भी भाजपा को नुकसान होता और अभी लोकसभा में भी होता। तो ये होता ही है, जो दल 24 घंटे 365 दिन उसी चुनावी मोड में रहता है तो वो विपक्षी दल की हर दाव पेच का काट ढूंढते हुए चलता है। वो भाजपा में बहुत सारे रणनीतिकार या कहे थिंक टैंक इसी रिसर्च में भी लगे रहते हैं कि यदि ये मुद्दा विपक्ष ने उठाया है तो उसकी काट क्या होगी। तो यही जो जनगणना एक बड़ा इशू कांग्रेस बनाना चाह रही थी पूरे देश में, प्रदेश में, तो वो लगातार उसकी काट यही कर रहे हैं कि हम प्रत्याशी ऐसे देंगे। अभी भी उन्होंने जो जातीय सर्जरी की है इसमें, वो इसी लिहाज से है कि जो कांग्रेस मुद्दा उठा रही है, लेकिन दोनों पक्षों को यदि देखा जाए तो कांग्रेस की भी आज ताकत है। तो यदि वही है कि वो किस मुद्दे पे बात करें, धार्मिक मुद्दे पे, धर्म और जाति दो मुद्दे हैं देश में जिस पे थोक में वोट बंद व्यवस्था होती है। तो धार्मिक आधार पर भाजपा लीड कर ही रही है जब से राम मंदिर में प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में राम भगवान की, तब से। तो एक जाति मुद्दे को कांग्रेस लगातार हवा दे रही है प्रदेशों के चुनाव में, देश में भी, कि वो जाति जनगणना और खासकर पिछड़े वर्ग को आरक्षण की जो बात कर रही है तो वही उसकी एक ताकत बन सकती है। क्योंकि जो हिंदुत्व वाली बात पे वो ज्यादा घुसपैठ नहीं कर पाई, उसकी तरफ ज्यादा रुझान नहीं बढ़ा है। तो उसके लिए क्या चाहिए? विकास का मुद्दा तो दोनों तरफ रहेगा, लोग उठाते हैं, लेकिन अंत में आप भी जानते हैं कि विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं होते। विकास केवल इसलिए होता है कि आपके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए कि आपने कुछ नहीं कराया, लेकिन अंत में तो जाति, धर्म, देश में मंडल और कमंडल दो ऐसे मुद्दे हैं जिसपे जब चाहे जो दल अपनी पारी को बढ़त ले जाने में सहायक होता, उसी प्लेटफॉर्म पे जाके टिकते हैं। और एक बार फिर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जहां जाति जनगणना की हवा दे रही है, वहीं भाजपा इस तरह के टिकट वितरण में जाति संतुलन बना रही है। जी
नागेंद्र जी, छत्तीसगढ़ में विजय बघेल को दुर्ग से टिकट दिया गया है। विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव हार गए थे, उनको फिर से टिकट दिया गया है। बिलासपुर का टिकट बदला गया है। जो आपने बस्तर की बात की, बस्तर में जो दीपक बैज है उनके सामने नया उम्मीदवार बीजेपी ने खड़ा किया है। तो क्या बीजेपी को वहाँ पर जो नक्सलाइट क्षेत्र है बस्तर का, या सरगुजा का क्षेत्र है, या बीच के जो रायगढ़ वाला जो इलाका है जहाँ पर भी ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ पर जब कभी बीजेपी का गढ़ भी कुछ हुआ करता था, वहाँ पर अपने आप को रिटेन करने की सूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है प्रदेश में सरकार बनाने के बाद? बिल्कुल, इस चुनाव में ही, विधानसभा चुनाव में बहुत सारी चीजें तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की थी और ऐसा लगने लग गया था कि बीजेपी के साथ लोगों का रुझान लगातार बढ़ते जा रहा है, नीतियों पे, उनके कामकाज पे, उनके आमतौर पे विपक्ष बार बार ये कहता है कि वादे लुभावने हैं लेकिन उनमें दम नहीं है, लेकिन जनता इसे कहीं ना कहीं खारिज कर रही है, लोग विश्वास कर रहे हैं चीजों पे। तो कुछ मुद्दे जो, और सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी इतनी जबरदस्त है कि कांग्रेस जिस मुद्दे से पहले भागती थी, अब वो धीरे से बीजेपी उनको उन्हीं मुद्दों पे ला रही है। जात पात की बात पहले कांग्रेस खुद खारिज करती थी, आज उसी में खुद उलझ रही है। और आज आम मतदाता जो है वो इन सब चीजों को बहुत समझता है और उस पर लगातार मंथन करता है। नया जो मतदाता है, नया यूथ है, वो इन सब झंझट में पड़ता नहीं है बिल्कुल। और रही बात, तो बावजूद उसके पूरी, जैसा कि अभी आपने सुनाई, तो लगातार हर चीजों की एक सोशल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं तो दिख रही है। इसके पीछे रणनीतिकार जो है बराबर एक एक सीट की उन्होंने विवेचना करी है, लोगों के बीच ग्राउंड लेवल पे जाके परखा है। जैसे विजय बघेल जो है वो अपने क्षेत्र में काफी मजबूत है, कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है, उसी तरीके से ओबीसी इलाके में उन्होंने बिल्कुल नए चेहरों को उतारा है। दीपक बैज के खिलाफ बस्तर में उन्होंने महेश बघेल को उतारा है, वो पहले रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। इसी तरीके से सरगुजा में चिंतामणि महाराज को उन्होंने उतारा है। तो वो एक ऐसी कवायद हो रही है कि 11 की 11 सीट किसी भी तरीके से फतह कर ली जाए, और इस पे वो पूरा दम लगाए हुए हैं और तमाम योजनाएं। सबसे बड़ी चीज, छत्तीसगढ़ में मास्टर स्ट्रोक उन्होंने वो भी खेला है कि बार बार किसानों के हित की बात करने वाली कांग्रेस का वो मुद्दा भी उन्होंने छीन लिया कि उनको जो पैसा है बोनस का वो नहीं रहा है, अंतर की राशि मिल नहीं रही है, उसकी भी घोषणा हो गई कि 12 मार्च को वो मिल रहा है। तो ये सारे फैक्टर जो है वो एक तरीके से बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं और अब कांग्रेस को बहुत गंभीरता से मंथन करना पड़ेगा कि इसकी काट क्या ढूंढी जाए और आम मतदाताओं को अपने पक्ष में लेने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, बिल्कुल। खिलावन जी, छत्तीसगढ़ की 11 जो सीटें हैं, 11 उम्मीदवार है, उसमें से 3 महिला हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से अभी 24 सीटों के उम्मीदवार घोषित किए गए, उसमें से भी 3 महिलाएं हैं। एक बड़ी बात और यहाँ पर जो महिला फैक्टर के अलावा जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शिवराज सिंह चौहान जो कई बार विदिशा से सांसद रहे, 5 बार सांसद रहे, उसी विदिशा से जहां से उनको टिकट दिया गया है, मुख्यमंत्री बने 2005 में, उसके बाद से वो लगातार कहते रहे, जब भी उनसे सवाल होता था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। इस बार के भी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वो बार बार कह रहे थे मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा। अब शिवराज सिंह चौहान का टिकट कट गया है विदिशा से दिल्ली जाने का, तो इस मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? क्या वो शिवराज सिंह चौहान जो दिल्ली नहीं जाऊंगा कहते थे, दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या वैसे ही काम कर पाएंगे जैसे वहाँ प्रदेश में रहते हुए कर रहे थे? और दूसरा महिला फैक्टर जो निकल कर सामने आया है। देखिए, ये बात सही है प्रभु जी की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार यह बात कह रहे थे कि मैं मध्य प्रदेश में ही रह के मध्य प्रदेश की सेवा करूंगा, लेकिन जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और दूसरे डॉक्टर मोहन यादव को अवसर दिया गया, तभी से केंद्रीय भाजपा के केंद्रीय नेताओं के द्वारा इस बात पर गंभीरता से विचार किया जा रहा था कि उनको केंद्र में ही स्थापित किया जाए। और क्योंकि पहले पिछली 4 बार वो विधायक भी रहे विदिशा के, और इस बार फिर से विदिशा के रास्ते वो पहुंचना चाह रहे हैं, या उनको बुलाया जा रहा है केंद्र में, ये कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें
इसी बहाने जो है केंद्र में स्थापित करके कोई केंद्रीय मंत्री का पद दे करके मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता को केंद्र की मुख्य धारा से में शामिल किया जाएगा, ये बात स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसके पुनर्स्थापना की बात जो है बार बार चल रही थी, इसी रास्ते से पुनर्स्थापना उनकी हो जाएगी, ऐसी संभावना है। जहां तक महिलाओं की बात है, निश्चित रूप से यदि अनुपातिक दृष्टि से देखें तो 11 में से 3 महिलाओं को छत्तीसगढ़ में जो टिकट दिया गया है, निश्चित रूप से हम वहां के अनुपातिक दृष्टिकोण से उसको बेहतर मानते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में 24 सीट की घोषणा की गई और मात्र 3 महिलाओं को टिकट दिया गया है, ये अनुपातिक दृष्टि से थोड़ी कम है। और मुझे लगता है कि जो आने वाले दिनों में जो 5 सीटों की घोषणा होनी है, जिसमें छिंदवाड़ा जैसे महत्वपूर्ण सीट है, जिसमें हाँ, अभी 5 सीटों में महिलाओं को भागीदारी बढ़ाई जा सकती है, बालाघाट सीट है, ऐसे सीटों जो 5 सीट जो बाकी है, उसमें लगता है कि मुझे उसमें भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा, ताकि अनुपातिक दृष्टिकोण से महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुधारा जा सके, ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है। लेकिन हाँ, बिल्कुल खिलौन जी, चर्चा को विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर चर्चा करने, विश्लेषण करने के लिए। तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जो यहाँ योगदान दिया, जो नई योजनाएं लेकर आए, विकास, प्रदेश को एक नई विकास के रास्ते पर लेकर गए। अब शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संसद में यदि बैठते हैं अगले इस चुनाव के बाद, तो प्रदेश को और ज़्यादा सौगातें दे सकते हैं, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की जो लिस्ट आई है ये 195 की, इसमें यदि हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखते हैं तो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले परिवर्तन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। चुनाव हार चुके लोगों को भी टिकट दिया गया है, कुछ नए लोगों को दिया है। परिवारवाद भी यहाँ पर जो पार्टी का पैमाना है वो भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। एकमात्र पैमाना दिखाई दे रहा है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया है बीजेपी ने प्रदेश में 29 की 29 फतह का, तो शायद वो संकल्प पूरा करने की दिशा में उन्हें एक कदम उठाया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनादि टीवी।